हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं थोरासिंथेसिस के बारे में कि थोरासिंथेसिस क्या होता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है। इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं थोरासिंथेसिस की डेफिनेशन। प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग फ्लूइड एयर फ्रॉम प्लूरल कैविटी। जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें से जो एयर और फ्लूइड जो अक्यूमुलेट हो जाता है, जो लंग्स की प्लूरल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड या एयर अक्यूमुलेट हो जाती है। फ्लूइड में वाटर भी हो सकता है या फिर ब्लड भी हो सकता है। ये अक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको रिमूव करने का, जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया है उसको रिमूव करने का, जो एयर अक्यूमुलेट हो गई उसको रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है उसको थोरासिंथेसिस बोला जाता है। पर्पज़ क्या है इसके? टू रिमूव प्लूरल कैविटी फ्लूइड। जो प्लूरल कैविटी होती है, जो लंग्स होते हैं, लंग्स की दो लेयर होती है, पैराइटल और विसरल लेयर। यहाँ पे आपको दिख रही होगी प्लूरा। जो लंग्स की जो लेयर होती हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं, और जो लंग्स की लेयर होती है उनको प्लूरा बोला जाता है। तो जो लंग्स की लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसमें यदि एयर या वाटर या ब्लड अक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं थोरासिंथेसिस। थोरासिंथेसिस के पर्पज़ क्या है? जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया है उसको रिमूव करना। नेक्स्ट, रिलीफ फ्रॉम डिस्निया। जो डिस्निया होता है यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं उसमें शॉर्टनेस आ जाती है, उसको उससे रिलीव करवाने के लिए। डायग्नोस्टिक पर्पज़, डायग्नोसिस के लिए थोरासिंथेसिस करते हैं, जो फ्लूइड होता है उसको निकालते हैं। डिक्रीज लंग्स टिश्यू प्रेशर। जो लंग्स में जो लंग्स के जो टिश्यू है उनका प्रेशर कम करने के लिए थोरासिंथेसिस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है? प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन होता है जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें जो एयर, वाटर, ब्लड इनका अक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूमोथोरैक्स। जब जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें एयर अक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको न्यूमोथोरैक्स बोला जाता है। और हाइड्रोथोरैक्स होता है जब जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें वाटर अक्यूमुलेट हो जाता है, वाटर इकट्ठा हो जाता है तो उसको हाइड्रोथोरैक्स बोला जाता है। और यदि ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो उसको हीमोथोरैक्स बोला जाता है। और जो न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स है, इन तीनों को कंबाइंडली प्लूरल इफ्यूजन बोला जाता है। ये जो तीनों हैं इनको कंबाइंडली प्लूरल इफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रोसीजर करते हैं उसके लिए क्या क्या आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है। तो एक निडल की ज़रूरत होती है। 16 से 22 गेज इस निडल का साइज़ होता है। निडल होती है उसमें पंचर करने के लिए। नेक्स्ट, बीटाडीन की ज़रूरत होती है। 7.5% बीटाडीन की ज़रूरत होती है। एक टिंचर होता है जिसको ड्रेसिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। और आईवी सेट की ज़रूरत होती है। सैंपल बोतल या वॉयल जिसको बोलते हैं उसकी ज़रूरत होती है सैंपल कलेक्ट करने के लिए, या फिर जो भी फ्लूइड बाहर निकालेंगे उसको कलेक्ट करने के लिए सैंपल बोतल की ज़रूरत होती है। और एक एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत होती है, सोडियम सिट्रेट। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो उसमें कोगुलेशन नहीं होने देता, उसमें जो जैसे ब्लड है, ब्लड में थक्का जम जाता है तो यानी उसमें क्लोटिंग नहीं होने देता, एंटीकोगुलेंट इसमें मिलाया जाता है, सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले पोजीशन देखते हैं कि प्रोसीजर करते टाइम कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, कौन सी पोजीशन में हम प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है पोजीशन की होती है अपराइट या सिटिंग पोजीशन। और एंड बोथ हैंड राइज अबव द शोल्डर लेवल। जो दोनों हाथ हैं वो शोल्डर लेवल से अबव उठा के रखने होते हैं। बिकॉज फ्लूइड शिफ्ट इन लोअर साइड एंड इंक्रीज इंटरकोस्टल स्पेस। यदि हाथ को शोल्डर लेवल से ऊपर रखेंगे तो जो फ्लूइड होता है, जो प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड होता है वो नीचे वाले लेवल में, ये जो लेवल है इस लेवल में एक्यूमुलेट हो जाता है, इस लेवल में
एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है, जो फ्लूइड होता है वो उसमें जो वेट होता है, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है, और जो एयर होती है वो एयर अपर वाले पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाती है। जो फ्लूइड होता है वो नीचे वाले पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है, और जो एयर होती है वो अपर वाले पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाती है। और जो इंटरकोस्टल स्पेस है, जो रिब्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो भी बढ़ जाता है हाथों को शोल्डर लेवल से ऊपर रखने से। नेक्स्ट हम पोजीशन की बात करें तो ऑर्थोपेनिक पोजीशन भी दी जाती है, जिसको कार्डियक पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें जो पेशेंट होता है जो अनेबल टू सिट हिमसेल्फ और विदाउट सपोर्ट, ऐसा पेशेंट जो खुद बैठने में असमर्थ हो या खुद बैठ नहीं सकता हो और किसी सपोर्ट के बिना नहीं बैठ सकता हो, उसको कार्डियक पोजीशन दी जाती है। सिट विद सपोर्ट ऑफ कार्डियक टेबल, उसको जो बेड होता है उसके सामने कार्डियक टेबल रख दी जाती है, जिसकी हेल्प से वो बैठ सकता है। इसको ऑर्थोपेनिक पोजीशन या कार्डियक पोजीशन भी बोलते हैं। तो जो मेनली जो पोजीशन यूज़ में की जाती है, जिसको प्रायोरिटी दी जाती है, होती है अपराइट या सिटिंग पोजीशन एंड हैंड बोथ हैंड राइज अबव द शोल्डर लेवल। ये जो पोजीशन होती है इसको प्रायोरिटी दी जाती है। ये जो पोजीशन है इसको प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये पोजीशन आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइंग पोजीशन। लाइंग पोजीशन, लाइंग ऑन अनअफेक्टेड नहीं, अफेक्टेड साइड, जिस साइड में अफेक्टेड जो पार्ट होता है, जिस साइड में जो अक्यूमुलेट हुआ रहता है, जो जिस लंग्स में जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ रहता है उस साइड में जो पोजीशन दी जाती है, अनकॉन्शियस पेशेंट में ये पोजीशन दी जाती है। यहाँ पे जो अनअफेक्टेड लिखा है ये बाय मिस्टेक लिखा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं साइट सिलेक्शन। साइट किस तरीके से सिलेक्ट करता है। 8 से 9th इंटरकोस्टल कार्टिलेज पोस्टीरियर ब्लो स्कैपुला इन केस ऑफ हाइड्रोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स। जो हाइड्रोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स के केस में जो पोस्टीरियर साइड में ये प्रोसीजर किया जाता है, जो बॉडी होती है उसके पोस्टीरियर साइड में यानी पीठ पर ये प्रोसीजर किया जाता है। इसमें जो स्कैपुला होता है, स्कैपुला के जस्ट बिलो 8 से 9th इंटरकोस्टल जो कार्टिलेज होती हैं उसमें ये प्रोसीजर किया जाता है, वहाँ पे निडल इंसर्ट की जाती है। सेकेंड से थर्ड इंटरकोस्टल कार्टिलेज इन केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स के केस में 2 से 3rd इंटरकोस्टल कार्टिलेज में निडल इंसर्ट की जाती है। एक्यूरेट साइट सिलेक्शन बाय एक्सरे, जो एक्सरे की मदद से एक्यूरेट साइट का सिलेक्शन किया जाता है। जो ब्लड और वाटर होता है वो ये लोअर पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है, और जो एयर होती है वो अपर पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाती है। जब हीमोथोरैक्स और हाइड्रोथोरैक्स की जो कंडीशन होती है उस टाइम जो पोस्टीरियर साइड होती है, पोस्टीरियर साइड में 8 से 9th जो इंटरकोस्टल स्पेस है उसमें निडल इंसर्ट की जाती है, क्योंकि नीचे होता है। तो हीमोथोरैक्स और हाइड्रोथोरैक्स के केस में 8 से 9th इंटरकोस्टल स्पेस में निडल एंटर की जाती है, इंसर्ट की जाती है। और जो न्यूमोथोरैक्स का केस होता है, न्यूमोथोरैक्स में 2 से 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में निडल इंसर्ट की जाती है, क्योंकि अपर साइड में जो एयर होती है अपर साइड में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। साइट का सिलेक्शन कर लेते हैं। एक्यूरेट साइट का सिलेक्शन एक्सरे की मदद से करते हैं। क्लीन द साइट बाय बीटाडीन, जो बीटाडीन होती है बीटाडीन की सहायता से उसको जो साइट होती है उसको क्लीन करते हैं। अवॉइड कफ एंड मूवमेंट ऑफ टू प्रिवेंट इंजरी, जो पेशेंट होता है उसकी जो कफिंग और जो मूवमेंट होता है उसको अवॉइड करते हैं इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, कि इंजरी ना हो। यदि मूवमेंट करेगा तो जो निडल होती है उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। इंसर्ट निडल, निडल को इंसर्ट कर देते हैं 8 से 9th जो इंटरकोस्टल कार्टिलेज है उसमें, हाइड्रोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स के केस में, और न्यूमोथोरैक्स के केस में 2nd से 3rd इंटरकोस्टल कार्टिलेज में इंसर्ट करते हैं निडल। नेक्स्ट, रिमूव फ्लूइड, फ्लूइड को निडल की सहायता से रिमूव कर देते हैं।
आईवी सेट लगा होता है, निडल की सहायता से उसको जो फ्लूइड होता है उसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट यूज़ एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं और ड्रेसिंग कर देते हैं। जब जो प्रोसीजर हो जाता है, निडल इंसर्ट करते हैं और उसके बाद में जो फ्लूइड होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद में ड्रेसिंग कर दी जाती है। पोजीशन आफ्टर प्रोसीजर, जो प्रोसीजर के बाद में पोजीशन दे देते हैं। अफेक्टेड साइड पोजीशन टू प्रिवेंट ब्लीडिंग और लीकेज, जो अफेक्टेड साइड है उस साइड में उसको लेटा दिया जाता है, ये उसको पोजीशन दे दी जाती है। जो लीकेज और ब्लीडिंग, जहाँ से निडल इंसर्ट की थी वहाँ से ब्लीडिंग ना हो, लीकेज ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर इसको जो पेशेंट होता है उसको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कर दी जाती है प्रोसीजर के बाद में। अब देखते हैं अमाउंट ऑफ फ्लूइड कलेक्शन, कि कितना फ्लूइड हम कलेक्ट करते हैं फॉर डायग्नोसिस पर्पज। डायग्नोसिस यदि हमें करना है कि जो जो प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ है उसको डायग्नोस करना है, उसके डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ में लेना है, तो 20 से 30 ml जो फ्लूइड होता है वो कलेक्ट किया जाता है। और यदि थेराप्यूटिक पर्पज़ है, यदि उसको रिलीफ करवाने के लिए यदि हम कर रहे हैं, तो 1000 से 1200 ml, 1000 टू 1200 ml जो फ्लूइड होता है वो कलेक्ट किया जाता है। और यदि दोबारा से यदि प्रोसीजर करना होता है, एक बार प्रोसीजर कर दिया और उसके बाद में यदि प्रोसीजर दोबारा से करना है, तो कम से कम 8 घंटे बाद वो प्रोसीजर वापस रिपीट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। अब इमरजेंसी केस होता है उसमें तो अलग बात होती है, लेकिन नॉर्मली 8 घंटे से पहले प्रोसीजर को रिपीट नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा थोरासिंथेसिस के बारे में, कि थोरासिंथेसिस क्या होता है, इसके पर्पज़ क्या होते हैं, इंडिकेशंस क्या होते हैं, इसमें क्या क्या आर्टिकल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, और इसके प्रोसीजर के बारे में इस वीडियो में हमने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।